Hello, Assalamu alaikum everyone. I'm Dr. Sumaira Ejaz, your mentor for the session. अभी हम just a little wait for the next 5 minutes. If the audience will come, तो हम start कर देंगे shortly. In the meantime, if you want to ask any questions so we can discuss, you are more than welcome. Thank you. हेलो डॉक्टर सुमैरा, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर, आज हमारा टॉपिक क्या है आपका डिस्कशन का? अभी आज तो जस्ट क्योंकि हम फर्स्ट से इंशाल्लाह अपना कोर्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ये कोर्स के बारे में मतलब जस्ट इंट्रोडक्शन की है कि बेसिकली फॉर्मेट क्या होगा, टिप फॉर आपके एग्जाम क्या हैं, हमारी क्या स्ट्रेटजी है, हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। दैट्स अ बेसिक इंट्रो था, ताकि इफ समवन कैन वुड लाइक टू जॉइन अस दे कैन फ्रॉम द फर्स्ट। इंशाल्लाह ताला वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट प्रॉपर्ली। मैम, उस कोर्स की चार्जेस क्या होंगे डॉक्टर साहब? वो सारे अभी आपको अस्मा और इसमें आपको चैट में हम शेयर कर देते हैं, वो सारे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। वरना अगर आपको यहाँ पे नहीं तो मेड एग्जाम का जो फेसबुक का पेज है वहाँ पे आपको मिल सकती है, और अगर आपका पर्सनल नंबर है तो आपको उसके ऊपर जो है उमायमा अभी सेंड कर देंगी, डिटेल्स सेंड कर देंगी। ठीक है, ये बेसिकली मैं जून के लिए बेसिकली जो मेरा अपना आइडिया था, वाई इंट्रोड्यूस द शॉर्टली। एक तो मैं प्रीवियसली दिस इज गोइंग टू माय थर्ड कोर्स है और मैं क्रैश करवाती हूँ, मतलब नॉट अ रेगुलर वन। तो क्रैश में ये है कि इट्स अबाउट बहुत ज़्यादा फास्ट ड्रिल है, मतलब जिसने आधा प्रिपेयर किया हुआ है सो दे गो थ्रू दैट। लेकिन इट्स अ गुड लर्निंग कि इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, इसकी आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर हम काम करते हैं। एंड देन यू हैव टू प्रॉपर आपका 1.5 to 2 hours का सेशन होगा, जिसमें आप मुझे पूरे का पूरा अपना केस प्रेजेंट करेंगे, जैसे एग्जाम में आप करते हैं, लाइक FCPS MCPS जो भी आप कैंडिडेट हैं, ठीक है। उसमें आप प्रेजेंट करेंगी, प्रेजेंट करने के बाद जस्ट लाइक 8 मिनट्स में आपकी प्रेजेंटेशन होगी, फिर आप इन्वेस्टिगेशंस मांगेंगी, फिर आपकी मैनेजमेंट होगी। और मेन फोकस मेरा होगा कि आपकी मैनेजमेंट और इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर। देखिए, हर स्टूडेंट डिफरेंट होता है, कुछ लोगों की हिस्ट्री एग्जामिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है, उनकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी मतलब जो है वो नहीं होती, और इन्वेस्टिगेशन। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन बहुत अच्छी होती है, बट दे आर स्टिल कंफ्यूजिंग कि हमारी इन्वेस्टिगेशंस और मैनेजमेंट को हम कैसे मैनेज करें। और ऑल जो मैंने डेफिशिएंसी फील किया है ओवर द ईयर इज दैट कि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि हम बेसिक्स को भूल चुके हुए होते हैं, हम बेसिक्स को लिंक नहीं कर पाते। अब यूरिनरी के लेवल की जो एग्जामिनर आपसे प्रोफेसर बातें पूछ रहा होता है, वो पूछ रहे होते हैं कि अच्छा जी इसकी पीएच क्या है, इसकी ग्रेविटी क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नाइट्राइट्स, व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, एवरी बायोकेमिस्ट्री, इफ द कीटोन्स आर कमिंग, व्हाट यू गोना डू, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप। सो दीज काइंड ऑफ द लिटिल स्मॉल थिंग्स। तो ये बेसिकली अब जब स्टूडेंट, क्योंकि ऑब्वियसली हम 4 years की ट्रेनिंग में होते हैं, हम इस तरह से याद नहीं किया हुआ होता, और बिकॉज ऑफ द पेशेंट बर्डन वी आर मोर फिजिकली इन्वॉल्व रादर देन थेरेटिकली। तो उसमें जब हम एग्जाम के लिए जाते हैं तो हमसे एक्सपेक्ट सब कुछ किया जाता है। तो वो जो हमारी प्रॉपर एक कोऑर्डिनेशन होती है और एक प्रॉपर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द नॉलेज विद द क्लिनिकल, वो मिसिंग हो जाती है, लिंक मिसिंग हो जाता है। वो जो ब्रिजिंग होती है, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट दैट ब्रिज। देखिए, इन्फॉर्मेशन सबके पास होती है, 4 years की ट्रेनिंग की हुई है, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली राइट टाइम पे राइट जगह पे यूटिलाइज करके हाउ टू मेक यू सक्सेसफुल। एग्जाम की तैयारी के लिए सब लोग पढ़ते हैं, सबके पास इन्फॉर्मेशन होती है, बट व्हाट इज मेकिंग अ डिफरेंस? जो पास हो रहा है उसने क्या डिफरेंट किया था, और जो नहीं हो सक रहा है, जो सक्सेसफुल नहीं हो सक रहा है, उसकी स्ट्रेटजी क्या थी। तो बेसिकली दिस इज द थीम व्हेन वी स्टार्टेड इट। और दूसरा ये था बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता था, अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन सक्सेसफुल इन द रिटन फॉर दैट इज टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्चुअल स्टडी। देखिए, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं ना क्लियर होंगे, आप वाइवा फर्स्ट गो में कर ही नहीं सकते। मैं आपको ये सच्ची बात बता दूं, मेरा अपना एक्सपीरियंस भी रहा है, अभी टेकिंग द मेड स्कूल में भी मैं पढ़ा रही हूँ, सारा कुछ है। तो ये आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपीरियंस ओवर द इयर्स कि जब तक बेसिक्स अच्छे नहीं है ना आपके, आप वाइवा को हैंडल ही नहीं कर सकते। तो बेसिकली दिस इज द डिफरेंस फ्रॉम द अदर विच वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इंशाल्लाह ताला। दिस इज गोइंग टू बी माय थर्ड बैच। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी मल्टीपल रेपिटेशन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव बीन सक्सेसफुल। एंड अगर नहीं होता तो ये होता है कि आपको मजीद अल्लाह ताला इज गिविंग यू अ चांस कि देखो इम्प्रूव योर सेल्फ, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी फिजिशियन एंड क्लिनिशियन इन द मार्केट एंड यू कैन नॉट प्ले द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। सो वी हैव टू रिस्पेक्ट एथिकली, दैट स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है, होप यू आर गेटिंग माई आंसर। हेलो।
Are you guys with me, Asma? Yes, Dr. Sumaira. Okay. Yes, we are here, Dr. Sumaira. Okay. चलिए जी, फिर हम अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. Sure, we are going live as well. श्योर. और माइमा जिसका कंसर्न है काइंडली उनके साथ भी डिटेल्स शेयर कर दीजिएगा प्लीज. Sure. ठीक है. Okay, let's start our discussion. As I told you earlier, I'm Dr. Sumaira Ijaz, your mentor for the session. I'm going to introduce my third long preparatory course in obstetrics and gynecology. Why we are introducing it? We just want to create a bridge with your theoretical knowledge and your clinical knowledge, and we're trying to make it easier. Number two, that is your conceptual study is the backbone of all your एग्जाम प्रेपरेशन. ठीक है, ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आज मैं उसके ऊपर आप लोगों के साथ बात करूंगी. एंड मैं चाहूंगी कि आप लोगों की मुझे इसके ऊपर फीडबैक चाहिए होगी कि हाउ यू गाइज आर फीलिंग अबाउट इट. एजेंडा हमारा क्या है? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एग्जाम फॉर्मेट. आई विल टॉक अबाउट माई कोर्स फॉर्मेट एंड आई वुड लाइक टू गिव यू अ वेरी tips and tricks for the exam, that is how you can make yourself successful. No doubt, I'm going to be your mentor. I'm not a tutor right now. So my pathway or my leadership will be like that. That is, I would like you guys to guide you guys so that you can be on the track. Okay? So मेरा काम ये होगा कि मैं आप लोगों को असेस करूंगी, जज करूंगी और आपको गाइड करूंगी कि अपनी डेफिशिएंसीज को ओवरकम करो. बट आई वुड लाइक यू टू पुट योर हार्ड वर्क इन अ प्रॉपर वे. मेरा काम आपको फोकस करके स्ट्रीमलाइन पे लाना होगा. ऑब्वियसली पढ़ना, हार्ड वर्क करना अपना होगा. जितना आप मेरे साथ एफर्ट पुट करोगे, यू विल सी द रिजल्ट्स. एंड इट्स नॉट मी. जिसके साथ भी आप प्रेपरेशन करते हो, जिस भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ करते हो, उन सब का बेसिक फॉर्मेट हमारा सबका यही होगा. एंड हमारा ओवरऑल पर्पस यही है कि ये जो ओवरऑल एक हमारे FCPS का एक फियर ऑफ दिस एग्जाम है, ठीक है ना, उसको ओवरकम करना, अपने स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल बनाना. अब देखो, जो बेसिकली इस पूरे जो आपका है FCPS का एग्जाम होता है, इसमें हमें असल में क्या होता है? इट्स अ फियर. डर है, एग्जाम का डर है. अब आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं. या तो आप जो है फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन अवे, या इफ यू आर रियली पॉजिटिव पर्सन तो फेस एवरीथिंग एंड राइज. चॉइस इज योर्स. अब आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने कैसे प्रोसीड करना है. सो अब अगर हम देखें, यहाँ पे आपने 4 साल की ट्रेनिंग कर ली है, इतना ज़्यादा क्लिनिकल काम किया हुआ है, कुछ लोग प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एवरी पासिंग डे. बट द प्रॉब्लम इज दिस कि इस इंफॉर्मेशन को अब आपने किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है क्लिनिकली इन द फ्रंट ऑफ एग्जामिनर व्हेन देयर इज अ टाइम स्ट्रेस, when there is a stress of the specific topic and there is a performance anxiety. इन तीनों चीजों को आपने एग्जामिनर के सामने ओवरकम कैसे करना है. ठीक है, सो दिस इज अ टाइम टू फेस एवरीथिंग एंड राइज योरसेल्फ. डू नॉट फियर. जो हमारा जो डर होता है ना, हमें प्रोक्रेस्टिनेट करने पे मजबूर करता है, हम चीज़ों को डिले करते जाते हैं, हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होते. तो वी हैव टू बिल्ड दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस इन आवरसेल्व्स कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूंगी, इंशाल्लाह मैं कर लूंगी. एंड ट्राई टू स्टे पॉजिटिव कि अगर नहीं भी हुआ, स्टिल आई मेड द वेरी गुड एफर्ट्स. सो नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह ताला गो थ्रू कर लूंगी. एंड मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, विच आई हैव लर्न ओवर विद एक्सपीरियंस एंड ओवर इयर्स, कि जो स्टूडेंट्स एक एग्जाम की तैयारी बहुत पहले स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये अटेम्प्ट की, उनका नहीं क्लियर हुआ, एंड नाउ दे हैव प्रीटी मच टाइम बिटवीन. देखें, अगस्त में रिटर्न है और अभी आपका फरवरी में नहीं हुआ, तो यू हैव प्रीटी मच 5 to 6 months. तो आप साथ साथ में अपनी स्ट्रेटजी ऐसे बनाएं कि आप जो हैं अपने रिटर्न को भी टारगेट करें, वाइवा को भी करें. देखिए, वाइवा में भी वही आपने टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन जब आप क्लिनिकल एस्पेक्ट से पढ़ के रिटर्न करते हैं ना, वो लोग नेक्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट गो में तीनों चीजें निकाल लेते हैं, यानी रिटर्न भी, टोक्स भी एंड वाइवा भी. ये सारी आपकी अपनी स्ट्रेटजी है, मेहनत है. ये आपको 5-6 महीने जरूर मेहनत करनी पड़ेगी. और
जो स्टूडेंट होता है वो तभी पास होता है जब उसका नॉलेज जो है अपने एग्जामिनर से ज़्यादा हो जाता है। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस वाइज तो आप ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन उस टाइम के ऊपर आपका नॉलेज इतना अच्छा और स्ट्रॉन्ग हुआ है कि आप अपने एग्जामिनर को हैंडल कर पा रहे हो, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग यू कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे जा रहे हो, यू आर गोइंग टू बी द स्पेशलिस्ट इन द मार्केट, तो यू आर फुलफिलिंग द पर्पस। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि टिल नाउ आफ्टर द 4 years ऑफ द ट्रेनिंग, इतनी एक्सटेंसिव एग्जाम की 6 months की तैयारी के बाद you have cleared your written exam, your mind is full of the information, you have a lot of information, maybe unnecessary information. ठीक है, so now what is a trick? The trick is that कि आपने इस information को right time पे right information को कैसे utilize करना है. So consider that is जो आपका माइंड है is a like a biggest kind of a library. ठीक है, उस लाइब्रेरी का जो मेन पॉइंट है जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है वो आपकी मेमोरी है. इस मेमोरी को एक्सेस करने के लिए, यानी मेमोरी में से इंफॉर्मेशन हर दफ़ा निकालने के लिए, अब आप में से हर कोई मैरिड है, बच्चों वाला है, घर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइवेट प्रैक्टिस है, हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, यू हैव ऑलरेडी टू मच स्ट्रेस इन योर लाइफ. तो जो स्टोर्ड मेमोरी है उसमें से राइट टाइम के ऊपर राइट इंफॉर्मेशन को आपको निकालने के लिए आपने मेमोरी को ट्रेन नहीं करना, रट्टाफिकेशन नहीं करनी, अपने माइंड को ट्रेन करना है. और माइंड को ट्रेन कैसे करना होता है, हम वी ऑलवेज एज अ ह्यूमंस वी मेक कोरिलेशंस कि ये हुआ होगा तो यूं होगा. ठीक है ना, एंड वी मेक शॉर्टेस्ट निमोनिक्स एंड वी जस्ट मेक अ फ्यू टिप्स के जिसके थ्रू हम कर सकें. सो यू हैव टू ट्रेन योर माइंड. ठीक है जी, नॉट द मेमोरी कि हम उसमें से इंफॉर्मेशन लगे. ठीक है, एट दिस स्टेज आई फेल लाइक दैट इज योर ब्रेन इज जस्ट लाइक अ बर्मुदा ट्रायंगल. ठीक है जी, इतनी इंफॉर्मेशन जा रही है, लेकिन जब हम स्टूडेंट से कहते हैं कि ओके फाइन, रिप्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ मी, बी कॉन्फिडेंट, प्रेजेंट करो, बट यू आर अनेबल टू प्रेजेंट. सो दिस इज द बेसिकली वो आपका डर है, वो आपका लैक ऑफ प्रैक्टिस है कि आपने इंफॉर्मेशन सारी ले ली. सबको पता है वर्ड राउंड में हर कोई हिस्ट्री प्रेजेंट करता होता है, बट अब क्या होता है कि हम उस इंफॉर्मेशन को हम रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे होते. यानी इंफॉर्मेशन अंदर चली गई है, उसको निकालना हमारे लिए बहुत मसला हो रहा है. यार पढ़ा तो था, याद नहीं आ रहा, कहाँ पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, वो आपको सारा जो है वो एक प्रॉब्लम लग रहा होता है. सो इसको हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? Solution is that focus and simplicity. Once you get there, you can move the mountains, as said by the Steve Jobs. ठीक है ना, तो दो चीजें आपने फोकस करना है कि मुझसे HMB का क्वेश्चन पूछा हुआ है तो यू फॉरगेट ऑल, मेमोरी शुड बी इन द बैकग्राउंड, और आपका HMB का जो इंसाइक्लोपीडिया से आपने लाइब्रेरी में से बुक निकालनी है अपनी ब्रेन की, वो आपके फ्रंट की आंखों के सामने होनी चाहिए. चाहे आपने EBM से पढ़ा हुआ है, चाहे आपने ड्यूहर्ट से पढ़ा हुआ है, चाहे आपने 10 टीचर से पढ़ा हुआ है. इट ऑल विच मैटर्स योर कॉन्सेप्ट एंड योर कोरिलेशन क्लिनिकली, कि किस पेशेंट को मैंने ट्रांसमीन देना है, किस पेशेंट को मैंने फार्माकोल हार्मोनल ट्रीटमेंट पे डालना है, किस पेशेंट की मैंने हिस्टेक्टोमी करनी है, एज क्या है, पैरिटी क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, एंड ट्रीटमेंट आर ऑलवेज इंडिविजुअलाइज्ड होती हैं. इवन यंग पेशेंट में इफ द थिंग्स आर इंडिकेटिव यू कैन गो फॉर द सर्जरी. फाइब्रॉइड्स हैं, मुझे क्या ट्रीटमेंट करना है. सो अगेन कि इतनी ज्यादा आपने जो इंफॉर्मेशन पढ़ी हुई है, आपको नहीं पता ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन आपकी गायनी में एग्जाम पेशेंट कौन सा आ जाता है. एंड HMB इज़ वेरी कॉमन. ठीक है ना, हर सेकंड स्टूडेंट को जो है वो वाइवा में ये मिल जाता है. तो उसमें आपने इस तरह से अपने आप को ट्रेन करना है कि जो ही मुझसे HMB का पूछा जाए, मुझे पाम कॉइन की सारी क्लासिफिकेशन, मुझे अपने हिस्ट्री के सारे पॉइंट्स, मुझे डिफरेंशियल डायग्नोसिस, उनके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो क्लियर होता चला जाए. ठीक है, सो the solution to all this is that you need to get focus and try to stay simple as possible. Okay, now I would like to talk about how I should keep it simple. सिंपल से मुराद क्या है आपकी, क्यों हम हर कोई कहता है, एग्जामिनर भी कहता है, टीचर्स भी कहते हैं, प्रोफेसर भी कहता है, हर कोई कहता है कि कीप इट सिंपल. हाउ कैन आई कीप इट सिंपल? ठीक है जी, उसमें ये बात होती है कि आपने कुछ बातों का ध्यान रखना होता है.
ठीक है. वेन एवर वी आर गोइंग फॉर द परफॉर्मेंस, कोई डिबेटर रहा हो तो यू शुड नो दैट इज, हम स्टेज पे जाते हैं, नो डाउट डिबेटर बहुत से टॉपिक्स पे बात कर सकता है, बट ही हैज अ पर्टिकुलर प्रेपरेशन अबाउट दैट टॉपिक जिसके ऊपर उसने बात करनी होती है. कब बोलना है, कितना बोलना है और क्या बोलना है. दिस इज बेसिकली योर प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड एवरीवन हैज टू गो थ्रू दैट. ठीक है. इसमें आपकी कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं. एवरीवन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और कुछ की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, प्रेजेंटेशन स्किल्स होती हैं, तो इससे लगता है कि दे आर वेरी नॉलेजेबल. और कुछ लोग जो हैं बहुत नॉलेजेबल होते हुए अपने को प्रेजेंट अच्छा नहीं कर सकते, तो जिसकी वजह से आपको कुछ डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं. ठीक है. सो अभी जब तक हम बात कर चुके हैं कि हमने इसको सिंपल कैसे रखना है, तो नंबर 1 रूल ये है कि देखो, जैसे आपको मैंने बता दिया कि जो आपका जो नॉलेज है वो आपकी मेमोरी में स्टोर हुआ है. अब आपने अपने ब्रेन को नंबर 1 ट्रेट करना है क्विकली कि इंफॉर्मेशन मुझे क्विक बाहर निकले. ठीक है. वो कैसे होगा? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. जितनी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से क्या मुराद है? ओके फाइन, इट मीन्स दैट इज यू नीड टू timed your history and examination in the wards along with your 1 or 2 friends or your colleagues और एक्वेंटेंस जिसके साथ भी आप करना चाह रहे हो, उन लोगों के साथ जाके अपने आप को अपने टाइम्ड हिस्ट्री एंड प्रेजेंटेशंस करवानी है. ठीक है. उससे क्या होगा? आपने हिस्ट्री की, एग्जामिनेशन किया, उसको कहा कि नाउ आई दे विल बी योर एग्जामिनर, यू विल बी अ कैंडिडेट और द स्टूडेंट जो कर रहा है, केस प्रेजेंट कर रहा है, एंड दे विल आस्क यू द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चंस पूछेंगे टाइम्ड, एंड दे विल आस्क अबाउट द मैनेजमेंट. ठीक है. Though it's going to be stay very simple, obviously they cannot complicate your case, but वो है कि जब आपने इतनी अच्छी preparation की होती है, they are also going to be very tough examiners. तो this is how you practice in the ward. अब कितनी देर लगेगी आपको? घंटा लगेगा. पूरे दिन के लिए आप हॉस्पिटल्स में प्रेपरेशंस करने के लिए जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अगर आप फोकस टाइम्ड सब कुछ करें तो वो आपको घंटा लग जाएगा सिर्फ एक केस में. घंटा आपका लगा, घंटा फ्रेंड का लगा, घंटा तीसरी फ्रेंड का लगा, तो तीनों बंदों ने 3 से 4 घंटे के अंदर उसी टॉपिक को कवर भी कर लिया, डिस्कशन भी कर लिया, एंड यू कैन गो होम एंड स्टडी. हमारा प्रॉब्लम क्या होता है बीइंग अ स्टूडेंट्स कि हमने सिर्फ थ्योरेटिकल पे जोर रखा हुआ होता है, हमने वाइवा को प्रिपेयर नहीं किया होता. कुछ लोगों का अभी जिस तरह गैप आ गया 1 मंथ के गैप से, कुछ लोगों का जून में एग्जाम है. अब होता क्या, चलो जून वालों को तो टाइम मिल गया, 3 to 4 months आर प्रीटी मच इनफ फॉर द वाइवा प्रिपरेशन, लेकिन जिनका इमीडिएट था उनको नहीं मिल सका. उनमें प्रोबेबिलिटी ये होती है कि 50% स्टूडेंट विल पास एंड 50% अनफॉर्चुनेटली विल नॉट गेट थ्रू दैट. क्योंकि यही होता है कि उन्होंने थ्योरी बहुत अच्छी प्रिपेयर की होती है, लेकिन उन्होंने वाइवा के लिए तैयारी नहीं की होती. वाइवा की तैयारी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी रिटन की तैयारी इंपॉर्टेंट होती है. पेशेंट से फोकस्ड हिस्ट्री पूछना, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछना, उसके एग्जामिनेशन के स्पेसिफिक पॉइंट्स पूछना, ये आपको बहुत क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और यही आपके क्लिनिकल एग्जाम का पर्पस है. सो नंबर 1 रूल इज दैट यू हैव टू ट्रेन योर memory to get the proper information in your brain, and for that you have to go practice. ठीक है जी. उसके बाद है कि जब आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली होगी, राइट अबाउट 40 to 50 हिस्ट्रीज मिनिमम. ठीक है. और एक हैबिट बनाएं ऑब्वियसली कि आपको लिखने की हो, कि जब हिस्ट्री मैंने लिख ली तो मैं तैयार कर ली, तो उसको लिखने की कोशिश क्या करें. लिखने से फायदा ये होता है, इट बिकम योर मसल मेमोरी. आपकी मेमोराइजेशन इससे बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है. तो उससे आप क्या कर सकते हैं ऑटोमेटिकली व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट दैट वे, कि मैंने पेशेंट से हिस्ट्री ली, अपनी फ्रेंड्स को सुनाई, उसने मेरा एज एन एग्जामिनर लिया, आई टुक अबाउट 40 to 50 हिस्ट्रीज, और अब मुझे समझ आ गई कि मैंने HMB की 5 हिस्ट्री जब एक ही फॉर्मेट पे ले ली, तो ना या कम टू नो कि हाँ यार, अब मुझे पता है कि मैंने अपने पेशेंट से विद इन द टाइम कैसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, और मैंने एग्जामिनर को प्रेजेंट कैसे करनी है. मैंने जितना देखा है, जितने भी स्टूडेंट्स प्रेपरेशन कर रहे होते हैं, सब हिस्ट्री एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, हिस्ट्री एग्जामिनेशन, लेकिन वो जो है उस पर फोकस नहीं कर रहे होते आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर. 8 मिनट की जो प्रेजेंटेशन होता है ना, वो कोई भी नहीं करता. तो वो क्या प्रॉब्लम होता है कि जब हम जाते हैं अपने एग्जाम में, तो हम 8 मिनट में एग्जामिनर को अपनी हिस्ट्री ऑर्गेनाइज करके सुना नहीं सकते. तो दिस इज द बेसिकली डेफिशिएंसी जिसके ऊपर आप लोगों को काम करना चाहिए. ठीक है जी. सो एवरीवन नोज कि जो वाइवा एग्जाम होता है उस तक आप बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होती है, आपने यू आर हाफ डन. ठीक है ना. बट
अब आपने वहाँ पे ये करना है कि एग्जामिनर ऑब्वियसली देयर सीजन एक्सपीरियंस पीपल, सो अगेन यहाँ पे यू ट्राई टू बी स्टे सिंपल, focus, do not engage yourself unnecessarily with the examiner with the false arguments. Okay, fine, whatever they're saying, you try to justify yourself, but when you are saying that, when you look at the situation that is the things are not going in the wrong direction, please try to avoid the arguments. ठीक है ना, बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं, तो आपको ट्राई टू बी रिस्पेक्टेबल होना चाहिए आपको अपने सीनियर्स के साथ, एग्जामिनर्स के साथ, टीचर के साथ. नो वन इज देयर टू हैव एनीथिंग पर्सनल अगेंस्ट यू. बहुत से एग्जामिनर्स को तो आप जानते ही नहीं होते, आपके डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स बन रहे होते हैं. ठीक है, तो दीज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल के जाएं कि एग्जामिनर ने मुझे फेल कर दिया. नहीं, देयर मस्ट बी डेफिशिएंसी इन यू. कोई ना कोई कहीं ना कहीं कमी होती है जिसकी वजह से आप सफर करते हैं. ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस. आपने करने के लिए हॉस्पिटल में जाना है तो व्हाट डू यू नीड? यू नीड योर टूल बैग. ठीक है, टूल बैग के साथ और शीट्स के साथ प्रैक्टिस होने की बहुत अच्छी आदत होनी चाहिए. ये भी आपकी एक सेकंड हैबिट और मसल मेमोरी बन जाती है कि जब भी आप पेशेंट के ऊपर एग्जाम करें, शीट्स डालें, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करें, तो वो भी आपको एग्जाम में एक बिल्कुल नई चीज़ नहीं लग रही होती. ठीक है ना, क्योंकि एक तो स्ट्रेस होता है आपके ऊपर, आपको लग रहा होता है एग्जामिनर खड़ा होकर मुझे देख रहा है, तो वो भी आपको कॉन्फिडेंस चैटर करता है. आप कितने ही अच्छे कॉन्फिडेंट बंदे क्यों ना हो, तो आपको देख रहे होंगे यू स्टार्टेड ट्रेमर्स होने लग जाते हैं, शेकिंग ऑफ द हैंड्स, एंड यू आर नॉट द परफॉर्मिंग एज यू कुड बी एज एन इंडिविजुअल और इन आइसोलेशन. ठीक है, तो उसमें आपको जो है ना अपने आप को टूल बैग के साथ बहुत ज़्यादा क्विकली फेमिलियर करना चाहिए. अभी से बनाओगे तो 3 महीने जब इसको यूज़ करोगे तो इट बिकम योर सेकेंड हैबिट. अब मैं थोड़ी सी बात करूंगी स्टडी ग्रुप्स के बारे में. देखो, स्टडी ग्रुप्स होने बहुत अच्छी बात है, डाइवर्सिटी मिलती है आपको, इंफॉर्मेशन डिफरेंट मिलती है, बट द बोथ इन द रिटन और इन वादा में डिसएडवांटेज ये होता है कि वी आर स्पेंडिंग अननेसेसरीली टाइम ऑन ऑल दोज ग्रुप, और जो मेरा अपना सेल्फ कंपोजिशन का टाइम है या कंपोज करने का टाइम है और सेल्फ प्रेपरेशन और थेरेटिकली करने का टाइम है, जो मेरे माइंड में होगा, मैंने जाके एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना है, वी आर नॉट डूइंग दैट. टिप्स लेना, ट्रिक्स लेना बहुत अच्छी बात है, बट मैक्सिमम अप टू और उससे भी अगर करना चाहो तो 3 से ज़्यादा कोई भी ग्रुप ज्वाइन मत करो. वहाँ से सिर्फ इतना टाइम रखो अपने आप को पूरे दिन में कि मैंने घंटा इससे इंफॉर्मेशन ज़्यादा इन तीनों ग्रुप से नहीं लेनी. उसके बाद मैंने ज़्यादा फोकस खुद को प्रिपेयर करना है. देखें, जो एक इंडिविजुअलाइज्ड प्रेपरेशन होती है वो आप नहीं करनी है. चाहे आप 10,000 मेंटर्स ले लें, आप 10,000 ट्यूटर्स ले लें, आप जो मर्जी ले लें, हाँ, हम आपको ट्रैक पे रख सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एफर्ट्स ही नहीं कर रहे, आप ही, मैंने आपको टॉपिक दिया, आप प्रिपेयर नहीं करे, आप दूसरे ग्रुप में जाके सुनने लगे हो कि वो लोग इस बारे में क्या है, वो क्या करें, आपने इंफॉर्मेशन तो ले ली लेकिन आपका नॉलेज तो इंक्रीज नहीं हुआ. ठीक है, नॉलेज आपका पढ़ने से होता है, अपने आप को पढ़ना पढ़ाना पड़ता है, अपने आप की खुद स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं. एंड यकीन जाने, जो आपके सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, जो सक्सेसफुल नहीं होते, दोनों में फ़र्क ही सिर्फ ये होता है, दे मेक अ गुड स्ट्रेटजी, और आपको लग रहा होता है कि नहीं, आई एम स्टिल डिफिशिएंट, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, एंड यू आर गोइंग जो है ना अवे फ्रॉम योर फोकस्ड, एंड यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. ठीक है, सो स्टडी ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, कोई हर्ज नहीं है, डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेज आता है, बट ट्राई टू मैक्सिमाइज कि 2 to 3, मैक्सिमम 2 यूज करें, इससे ज्यादा मत करें. ठीक है, अपने आप को रियलाइज करें, स्टे पॉजिटिव कि आई कैन डू इट. ट्राई टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ योर examiner, in the front of mirror, in front of everyone. You try, if you can, going to the hospital while driving, everything, try to speak to yourself. ठीक है जी, अपने आप को खुद ही सुनाना शुरू कर दो कि मैंने पेशेंट की हिस्ट्री की, एग्जामिनेशन था, माय पेशेंट दिस एंड दिस प्रेजेंटेड विद दिस कंप्लेन एंड नाउ शी हैज बीन ब्लीडिंग फॉर द लास्ट 7 days. इट वाज सडन इन ऑनसेट, gradually in onset, whatever the so. ठीक है, so you have to prepare yourself. इससे फायदा क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस होगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, और जब एग्जामिनर के सामने जाओगे यू विल ऑब्वियसली फील कॉन्फिडेंट. ओके, अब नेक्स्ट वन कि आपने जब ये सारी चीजें तो आपके लेवल पे हो गई. अच्छा, अब आपने, जाहिर बात है, पेशेंट जो होता है इट्स अ लाइव ह्यूमन बीइंग. ठीक है, और हर इंसान की एक अपनी कैपेसिटी होती है, उनकी एक समझने की भी कैपेसिटी है, परफॉर्मेंस की भी कैपेसिटी है, एंड ऑब्वियसली दे हैव देयर ओन मूड्स एज वेल. इट्स वेरी नेचुरल. ठीक है, सो स्मार्टेस्ट पे ये होता है कि आप पेशेंट को जो है ना
वाइवा को की शॉर्ट और सिंपल रखने के लिए क्लोज एंडेड क्वेश्चंस करें, ठीक है ना। और जो ओपन एंडेड जो आंसर्स होते हैं, ये तो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। पेशेंट से आपने क्या करना है, पेशेंट से आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन करना है। अच्छा जी, ये बताएं आपको हुआ क्या था, बताएं आपके साथ हुआ क्या था, आप अस्पताल आई क्यों हैं। तो वो क्या होता है कि पेशेंट्स हमारे जो होते हैं दे आर वेरी गुड स्टोरी टेलर्स होते हैं, वो आपको अबाउट 60-70% खुद ही सारा कुछ बता देते हैं। अब जहाँ पे मिसिंग लिंक्स है, एट दैट टाइम यू कैन इंटरप्ट दैट, और यू कैन जस्ट नोट इट, और जो ही वो अपनी बात खत्म करती हैं तो आपने अच्छे तरीके से सारी बातें ऑब्वियसली अपने पेशेंट को रिस्पेक्ट देते हुए आपने बीच में इंटरप्ट करना है और आपने उनसे पूछना है, ठीक है। एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है तो उसका स्मार्टेस्ट वे ये है कि आपने क्लोज एंडेड सिंपल शॉर्ट आंसर करने हैं। लंबे लंबे जवाब और लंबी लंबी तमहीदें बांधने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये आपको खुद ही फंसा देंगी। बिकॉज व्हेन यू गो टू मच थ्योरेटिकल तो एग्जामिनर एक एज्यूम कर लेता है कि दिस स्टूडेंट शी इज़ नॉट गुड इनफ, और इसने क्लिनिकली काम ही नहीं किया। हो सकता है आपने बहुत हार्ड वर्क किया हुआ, बट देखें उनको वही नज़र आएगा जो आप प्रेजेंट करोगे। दैट्स वाई वी आर एम्फसाइजिंग ऑन योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, कि अगले को वो दिखाओ जो तुम्हें आता है, जो तुम कर सकते हो, जो तुमने किया हुआ है। अगले को ये मत दिखाओ कि जो आपको बिल्कुल ही पता नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जैसे अर्लियर मैंने आपको बता दिया, खुद को रिकॉर्ड करो, प्रेजेंट करो। आजकल सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, व्हाट्सएप है, आपके पास टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं, फेसबुक है, हर जगह रिकॉर्डिंग्स हैं। कुछ नहीं तो रिकॉर्डर्स जो हैं वो ऑन कर लो और अपने डाउनलोड करके खुद को सुनाओ। जितने बेस्ट क्रिटिक्स हम अपने आज़ाद के होते हैं या अपने आप के होते हैं, आई थिंक कि कोई भी नहीं होता, ठीक है। सो अपने आप का एक स्टैंडर्ड सेट करो कि दिस इज माय स्टैंडर्ड, इससे कम मैंने नीचे नहीं आना। मेरी जब इतनी अच्छी फ्लुएंसी नहीं हो जाती, मैं 8 मिनट्स में नहीं कर देती, मैं आ या बहुत ज़्यादा अपने आप को पॉजेज नहीं दे रही, दैट शुड बी द वे आई शुड प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ मिरर, इन द फ्रंट ऑफ एग्जामिनर, एंड दैट्स इट, आई नेल्ड इट, ठीक है। 100% परफेक्ट कोई भी नहीं होता। मैं आपको बता रही हूँ ना, स्ट्रेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर, लेकिन स्टिल यू हैव अ टाइम। तो आप अपने आप को रिकॉर्ड करो, प्रेजेंट करो, आपको खुद ही देखेगा कि आपको लगेगा कि यार मैं तो स्टैंड नो हुआ। फिर लिखो, फिर अपने आप को रिकॉर्ड करो, फिर लिखो, फिर अपने आप को रिकॉर्ड करो। दिस इज द वे यू पुटिंग योर एफर्ट्स। और ऑब्वियसली थ्योरेटिकल पे तो आप अपना वाइवा प्रिपेयर कर ही रहे हो। इससे एक फायदा क्या होगा, एक तो कॉन्फिडेंस होगा आपको कि हाँ यार मुझे बोलना आता है। क्योंकि आई थिंक बिगेस्ट फियर ऑफ और कैंडिडेट इज दैट कम्युनिकेशन स्किल, कि नहीं मैं बोल नहीं सकती, मैं बोल नहीं सकती, ठीक है। इट जस्ट वीयर लैक ऑफ प्रैक्टिस, नथिंग इज लाइक दैट। और लास्ट में कि पे एज मच एज अटेंशन, ठीक है जी, फॉर योर सेल्फ, प्रे एंड पे अटेंशन एज वेल। पे अटेंशन से मेरी क्या मुराद है, दैट इज ट्राई टू हेल्प ईच अदर, ठीक है। डोंट ट्राई टू मीन कि मैं उसको नॉलेज नहीं देती, मैं उसको क्वेश्चन नहीं देती। हर किसी का यकीन जाने अपना नसीब है। हो सकता है जिसको आप नोट शेयर नहीं करे, जिसको आप हेल्प आउट नहीं करे, वो एग्जाम में पास हो जाए और आप रह जाओ। So do not think anyone that is he or she is inferior from you. Try to help, ठीक है, उस कैपेसिटी में जहाँ पे आपका अपना नुकसान ना हो, ठीक है। और कि मतलब टाइम वेस्टेज बहुत ज़्यादा आप टाइम ही वेस्ट करने लग जाओ दूसरों को सिखाने में, और अपने पढ़ने के लिए टाइम ही ना निकालो। इस तरह का अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यस, ट्राई टू बी नाइस। इफ़ यू कुड हेल्प समवन इन योर कैपेसिटी, ट्राई टू बी, इससे सदका जारिया, ठीक है। अगर डिस्पाइट ऑल दोज आपने बहुत अच्छी मेहनत भी नहीं भी होता तो अल्लाह ताला विल गिव यू रिवॉर्ड फॉर दिस। कोई ह्यूमन बीइंग किसी को रिवॉर्ड नहीं दे सकता, ठीक है। तो आपने बाकी सारी कोशिश के साथ साथ अपनी दुआ भी करनी है, और लोगों के साथ भी अच्छा रहना है, एथिकली भी स्ट्रॉन्ग रहना है। ये एक इज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन है। आपने 4 साल की ट्रेनिंग करने के बाद अब आपकी स्पेशलिस्ट बनने की एक बहुत बड़ी रिहर्सल चल रही होती है ये 5-6 महीने, ठीक है। कि आप नॉलेज भी इम्पार्ट करते हो, आप कम्युनिकेशन स्किल्स भी करते हो, और इंशाल्लाह ताला यू विल सी द डिफरेंस कि आप इस पास करने के बाद जब भी आप एज एन एसआरशिप करते हो, या आप अपने इवन प्राइवेट प्रैक्टिस में पेशेंट भी देखने लगते हो, आप देखोगे यू विल बी मस्ट बी थैंकफुल टू द CPSP द हाउ दे हैव डिजाइन द एग्जाम, कि आपकी काउंसलिंग स्किल्स, आपका नॉलेज और आपका क्लिनिकल बहुत इंप्रूव हो गया हुआ होता है। It's such a one of the toughest exam in the world, 41st के 47th नंबर के ऊपर है, ठीक है जी। तो ये हमारी सारी बातें थी अबाउट द आपकी टिप्स और ट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, आपने अपने आप को फोकस कैसे करना है, एग्जाम की प्रेपरेशन कैसे करनी है। प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। ट्राई टू बी इन द मिनिमम ग्रुप्स एज पॉसिबल, गिव मैक्सिमम टाइम टू योरसेल्फ, योर प्रेपरेशन, एंड ट्राई टू रिपीट इट द मैक्सिमम एज यू कैन,
ठीक है। और जो आंसर करने हैं वो सिंपल और फोकस होने चाहिए, क्लोज एंडेड आपने आंसर्स करने हैं, बहुत लंबे लंबे एग्जामिनर्स को आंसर्स करने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही आपसे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे। आप अपनी टाइम लिमिटेशन का बहुत ख्याल रखना है, जहाँ पे अगर आपको फंस रहे हो लेकिन आंसर नहीं आता, ट्राई टू से सॉरी एंड मूव ऑन, ठीक है, सो दैट कि आप लटके ना रहो, वो भी चुप रहे हैं, आप भी चुप रहे हैं और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। सम टाइम हो सकता है आप आगे जाओ, जो ही आप क्वेश्चन करो आपको याद आ जाए, स्ट्रेस की वजह से आपको याद ना हो, ठीक है जी। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एग्जाम डे। एग्जाम डे पे क्या होता है कि जी टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम जो बेसिकली है हमारी, वो 60 मिनट फॉर ईच केस है। 2 केसेस हैं आपके, इन बिटवीन ब्रेक है और आपके 3 आवर्स आराम से लग जाते हैं। जो आपके 60 मिनट्स होते हैं उसमें फर्स्ट 30 मिनट्स में आपका हिस्ट्री एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट है एंड यू आर रिक्वेस्टिंग द इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम द एग्जामिनर, ठीक है, और आपने समरी भी प्रिपेयर करनी होती है यहाँ पे। आइडियल, दैट्स अ की, बहुत स्टूडेंट्स इसको भूल जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट 30 मिनट्स में आपने क्या करने होता है कि आप 8 मिनट में आप हिस्ट्री प्रेजेंट करते हो और 20 मिनट्स में 10 मिनट्स आपके दोनों एग्जामिनर जो हैं वो आपसे वाइवा लेते हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखो तो 38 मिनट्स तो आपके खुद के पास हैं और बाकी जो हैं सारी की सारी डिस्कशन 10 मिनट्स की दोनों एग्जामिनर्स के पास है और उसमें उन्होंने आपको जज करना है कि हाउ। बट ये जो सारा आप हिस्ट्री एग्जामिनेशन कर रहे हो उसमें थ्रू आउट एग्जामिनर्स आपको देख रहे हैं कि आपकी हैंड मूवमेंट क्या है, आपकी हिस्ट्री की स्किल्स कैसी हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी हैं, हाउ कंफर्टेबल द पेशेंट इज विद यू, हाउ कंफर्टेबल आर यू विद द पेशेंट, ठीक है। तो सो मैनी थिंग्स आर गोइंग टुगेदर। सो वो जो ये नहीं होता कि 38 मिनट्स में आप सिर्फ आप किए जा रहे हो, पेशेंट भी आपका फीडबैक देता है, एग्जामिनर्स भी आपका फीडबैक देते हैं, 2 एग्जामिनर्स बैठे हुए होते हैं, तो दे वर्क टुगेदर। तो ये आपका टोटल 1 आवर डिवाइड होगा, ठीक है। उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगी कि आपने टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन अगर प्रैक्टिकल अगर हम सब डिवाइड करके देखें तो फर्स्ट बेल पे आप पेशेंट जो ही आप जाते हो, आपको पता है सबको कि CPSP है बिग बिग क्यूबिकल्स में फर्दर सेपरेशंस में आपके फर्दर सेपरेशंस होके आपके बेड्स लगे हुए होते हैं, वहां पे आपके पेशेंट्स पड़े हुए हैं कंपार्टमेंट्स में, ठीक है जी। उन पे जो ही आपकी फर्स्ट बेल रिंग होती है आपको लाइन अप किया जाता है, आपको वहां पहुंचा दिया जाता है अपने अपने कैबिनेट्स में। जब आप वहां पहुंच जाते हो तो फर्स्ट बेल रिंग होती है। तो यहाँ पे आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जो ही आप लाइन अप होके अपने अपने कैबिन में पहुंचे हो, वहां पे जाते ही आप देखोगे राइट हैंड साइड पे एक टेबल पड़ा हुआ होता है, राइटिंग टेबल जो होता है, ठीक है। उसके ऊपर आपको शीट्स नजर आएंगी, जो जो अपना क्लिपबोर्ड लेके गए हुए उसके ऊपर अपनी शीट्स रख लो, ऑर्गेनाइज कर लो और एक दफा सिचुएशनल अवेयरनेस कर लो। इससे क्या होता है कि आप थोड़े फेमिलराइज हो जाते हो अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से और आपको पता चल जाता है कि मैंने बिहेव कैसे करना है। एग्जामिनर को आप सलाम करके अपनी चीज़ों में लग जाओ, बहुत ज़्यादा उनके साथ हेलो हाय वो आपके साथ फ्रैंक भी नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होंगे, आपने अपना काम करना है, खड़े होने की वहां पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो व्हेन दे क्यू अप, आपके नाम अनाउंस होंगे, आपको क्यू एक बना दी जाएगी। उसके बाद आपको जब असाइन किए जाएंगे अपने अपने कैबिन, तो कैबिन में जाते ही आपने अपनी शीट उठानी है, आपने आपको ऑर्गेनाइज करना है और अपनी सराउंडिंग सिचुएशन को कर देना है, पेशेंट से भी सलाम दुआ कर लेनी है, ठीक है। दैट्स ऑल। बेल हो गई, अब बेल हो गई तो फिर आपने क्या करना है, ठीक है। अच्छा अभी देखो गायनी के केस में आइडियल ये होता है कि अगर आपकी बेल होने में टाइम है तो आप पहले कर लो। मैं अगेन बता रही हूँ ना कि दिस इज योर ओन स्ट्रेटजी, अगर आप कर लो। लेकिन यूजुअली आई हैव ऑब्जर्व्ड इतना टाइम नहीं होता कि आप किट प्रिपेयर करने लग जाओ। लेकिन आप करो क्या, आपने शीट रखी और अपना जो बैग था ना आपने वहीं पे खोल के रख लिया, ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि सम टाइम हिस्ट्री टेकिंग में आप थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा देते हो या पेशेंट जवाब नहीं दे रहा या आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। तो आइडियल टाइम ये होता है कि आपने जब पेशेंट को लिटाया कि आप प्लीज़ अपने आप को एडजस्ट करें, उसने ज़ाहिर बात है ट्राउज़र उतारने में, शलवार उतारने में, अपने पोजीशन बनाने में टाइम लगता है, आपने उसकी टांगों के ऊपर शीट डाली, दैट्स द बेस्ट टाइम फॉर यू टू यूटिलाइज एंड गो। और अपनी लाइट ऑन करो, अपना जेल किडनी ट्रे में डालो, ठीक है ना, अपना कस्को स्पेकुलम, सिम स्पेकुलम, ठीक है जी, और प्रॉपर आपने जो है स्टेरिलाइज्ड मेथड में आपने निकालनी होती है, ठीक है ना, चिलेट फोर्सेप्स से निकाल के तो फिर आपने रखनी होती हैं। ये नहीं करना आपने कि वो कर ले। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि उसमें मरीज आपके 2-3 मिनट ले रही होती है, जारी बात है वो बैठी हुई होगी, आपसे बातें कर रही होगी, फिर वो आराम आराम से करेगी। यू कैन हेल्प टू टेक ऑफ आउट, हेल्प हर आउट टू टेक ऑफ हर ट्राउजर फ्रॉम द वन साइड एज वेल, ठीक है ना। और मीन टाइम उसकी टांगों के ऊपर डाल के देखिए आप बेड के नीचे हैं, जब तक वो पोजीशन बनाएगी
आप अपनी चीज़ें सेट करके दोबारा जाके उसको हेल्प आउट करके और वो जो डिस्पोजेबल ग्लव्स है वो उतार दो, उसके बाद फिर आप स्टेरिलाइज्ड पहन लो। सो दिस इज़ हाउ यू मैनेज इट, ठीक है ना। उसमें इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको कहूँगी कि नहीं फर्स्ट बेल के ऊपर कर लो, नहीं, उसमें अपनी शीट ऑर्गेनाइज करो, उसके ऊपर लाइनें लगा के जैसे फॉर्मेट होता है वो रखो, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है। और उसके बाद आपने ये करना है कि आपने अपनी बैग खोल के रख लेना है। दैट्स दो पॉसिबल, 2 से 3 चीज़ें आप कर सकते हो, क्योंकि समटाइम फौरन ही बेल कर देते हैं, ठीक है। आपने उसके बाद पहले 30 मिनट्स में हिस्ट्री ली, हिस्ट्री ऑब्स और गायनी के अगले मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि कितना टाइम किस पे लगाना चाहिए। फिर आपने फिजिकल एग्जामिनेशन करना है अबाउट 8 to 12 मिनट्स में, और उसके बाद आप कोशिश करो 20-25 मिनट्स आप इनके ऊपर लगाने के बाद 5 मिनट में हिस्ट्री ले लो, इन्वेस्टिगेशंस ले लो। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आप साथ की अपनी डीडी बना लो, मैनेजमेंट प्लान कर लो, ठीक है जी। और उसके बाद आपके बेल हो जाएगी, और उसके बाद आपको कहिए एग्जामिनर के नहीं जी अब, और समरी भी आपने इसी में तैयार करनी होती है, ठीक है। आपने वो करने के बाद आपने सेकंड बेल हुई, अब आपने 8 मिनट में हिस्ट्री प्रेजेंट करनी है। आप एग्जामिनर को पूरी हिस्ट्री A to Z सुनाते हो। इफ शी वुड लाइक टू इंटरप्ट दे विल, यूजुअली नहीं इंटरप्ट करते, ठीक है। और वो आपकी सारी हिस्ट्री सुनेंगी, उसके फौरन बाद वो कहेंगी जो व्हेन यू फिनिश द हिस्ट्री डॉक्टर साहब कैन यू समराइज योर केस, एंड देन मोस्टली समराइज करने पे ही सुन रहे होते हैं कि अच्छा इसने समराइज सही किया है। समराइज करने की, बहुत समरी की बनाने की आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके बाद आपका फर्स्ट एग्जामिनर वाइवा लेता है। फर्स्ट एग्जामिनर के जिम्मे काम क्या होता है कि वो सारी हिस्ट्री की पॉजिटिव फाइंडिंग, एग्जामिनेशन की पॉजिटिव फाइंडिंग्स और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर वाइवा लेता है कि अच्छा डॉक्टर साहब आपने ये क्वेश्चन पूछा हिस्ट्री में, तो क्यों पूछ रही थी, आपका क्या मकसद था। आपने पाइका का पूछा, फॉर एग्जाम्पल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैरियो ऑब्स में एनीमिया था पेशेंट को, आपने कहा अच्छा आपके कुछ मट्टी खाने को या कच्चे चावल खाने को दिल तो नहीं करता, ठीक है। तो उसने कहा आपने वो क्वेश्चन क्यों पूछा, इसका क्या मतलब होता है, पाइका क्या होता है, क्यों हो जाता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, ये कैसे आपके ब्रेन के वो जो न्यूरो रिसेप्टर्स है उनको चेंज करता है, व्हाट इज अ पैथोफिजियोलॉजी। सो दीज काइंड ऑफ द क्वेश्चंस लिटिल बिट। अच्छा आपने म्यूकस ब्लीडिंग की बात की, आपने गम ब्लीडिंग की बात की, क्यों जाती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, आपने इन्वेस्टिगेशन फेरेटिन मांगी, फेरेटिन क्यों कम हो जाता है आयरन डेफिशिएंसी। सो दीज काइंड ऑफ द लिटिल स्मॉल थिंग्स दे आर गोइंग टू आस्क इन द 11 minutes, and if you're not answering or yes or no, they're jumping from the one question to the other because they have been timed. Okay, उसके बाद बेल हो गई, सेकंड एग्जामिनर ने अब आपसे बेसिकली मैनेजमेंट पूछनी है सारी की सारी। सबसे पहले वो कहेंगी अच्छा जी इनएमरेट करें रिस्क फैक्टर इन योर पेशेंट एंड हाउ यू विल मैनेज दिस पेशेंट। वो सिर्फ आपसे इतना ही ओपन एंडेड क्वेश्चन करती हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं होता। आपने अगेन मैनेजमेंट सुनानी होती है, जैसे आपने हिस्ट्री ये सुनाई है ना यहाँ पे सेकंड बेल पे, तो अब यहाँ पे मैनेजमेंट सुनाओगे। जितनी अच्छी प्रैक्टिस की होगी आपने वर्ड्स की, अपने सेंटेंसेस की, तो शुरू के तो 4-5 सेंटेंसेस सब पे सेम ही होते हैं कि आई विल काउंसिल पर पेशेंट, आई विल कीप हर एडमिटेड, ठीक है जी, एंड आई विल डिस्कस, अगर सर्जरी आपने डिस्कस करनी है तो मैं उसकी कॉम्प्लिकेशन करूंगी, मल्टीडिसिप्लिनरी टीम को इन्वॉल्व करूंगी, एंड देन आई विल अप्रोच द पेशेंट इन अ वेरी पैथेटिक वे। अगर अनफॉर्चुनेटली पेशेंट को डायग्नोज हो गया कैंसर या ब्रेकिंग द बैड न्यूज, तो ये 5-6 जुमले तो बिगनिंग के आपके सबके पेशेंट के सेम होंगे। मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फिर ऑब्वियसली वी हैव टू इंडिविजुअलाइज अकॉर्डिंग टू द केस, पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स और आपने क्या क्या चीजें जहन में रखनी है, ठीक है। तो वो आपके अगले जो है अबाउट 6-7 स्टेप्स होते हैं जो आपने मैनेजमेंट में पेशेंट के बताने होते हैं। उसके बाद वो कहती हैं अच्छा बीच में आपको इंटरप्ट कर सकती हैं कि आप ये मैनेजमेंट क्यों बोल रही हैं, या हिस्टेक्टमी के स्टेप्स हैं तो वो आपसे पूछ लेंगे, HMB को अगर भी कीप इन व्यू, ठीक है। और ऑब्स्टेट्रिक का पेशेंट है तो उसमें आपका टाइम ऑफ डिलीवरी, मोड ऑफ डिलीवरी, मल्टीडिसिप्लिनरी टीम इन्वॉल्वमेंट, ठीक है जी, रिस्क फैक्टर असेसमेंट, दीज आर इम्पॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं। एग्जामिनर का उनका भी मैनेजमेंट भी उन्होंने आपसे सुन ली, आपने उनको सेटिस्फाई कर दिया, बहुत अच्छी बात है, फाइनल बेन होती है एंड यूर डन, यू से थैंक यू एंड यू जस्ट लीव द कैबिन, ठीक है। So in overall this picture, you'll see that is you guys are holding 38 minutes for your performance, preparation and everything. अगर आपने इस 38 minutes को अपने वार्ड में प्रैक्टिस में बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया हुआ होगा तो देन आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। Again, your practice is the key to success. ठीक है, तो 38 मिनट्स को इतना अच्छा प्रैक्टिस करो कि आप इन 20 मिनट्स को ओवरकम कर सको। और ये ओवरकम आप तभी कर सकते हो जब आपका नॉलेज इतना अच्छा होगा, जब आपको पता होगा कि बेसिक्स को क्लिनिक के साथ कोरिलेट कैसे करना होता है। इन्वेस्टिगेशन जितनी हम करवाते हैं, हम ऐसे मजाक में तो नहीं करवाते ना पेशेंट की, हर इन्वेस्टिगेशन का एक पर्पस होता है और अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस को डिस्करेज किया जाता है। सिमिलरली वी आर डेवलपिंग कंट्री और हमारे यहाँ
एग्जामिनर्स कहते हैं कि यू वर्किंग इन अ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल वेयर जो मोस्ट ऑफ द पीपल 70% पेशेंट्स आर पुअर, ठीक है, दे आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लेवल, दे कैन नॉट अफोर्ड टू मच एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशन, सो ट्राई टू give a very simple and specific investigation focused to that your patient clinical disease, ताकि आप उसको डायग्नोज करके उसको फायदा पहुंचा सके। अब एक पेशेंट है जो बेचारा अफोर्डिंग ही नहीं है, उसको आप 10,000 की मारीना या 10,000 का सीटी अननेसेसरी करा ले जो कि अल्ट्रासाउंड से काम चल सकता है। तो दिस इज बेसिकली दे आर ट्राइंग टू सी योर एम्पैथेटिक अप्रोच कि आपको सोशल हिस्ट्री की ये इंपॉर्टेंस होती है कि आप क्यों सोशल हिस्ट्री पूछ रहे हो पेशेंट की। हम इसीलिए पूछ रहे होते हैं कि उसको रिस्पेक्टेबल वे में विदाउट रियलाइजिंग द पेशेंट कि हम तुम्हें ट्रीट नहीं कर सकते या तुम अफोर्डेबिलिटी नहीं कर सकते, बिकॉज इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द सोसाइटी एंड द पेशेंट एज वेल हिमसेल्फ। तो हम उसको डिप्रेस करने की बजाय, डिप्राइव करने की बजाय फ्रॉम द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, हम उसको उसी कैटेगरी में रहते हुए एक चीप ट्रीटमेंट जो है या इकोनॉमिकल ट्रीटमेंट आई मस्ट से वो हम ऑफर कर देते हैं, ठीक है। और यही आपके एग्जामिनर्स बेसिकली हमें सिखाना चाह रहे होते हैं, बिकॉज वी हैव टू वर्क इन पाकिस्तान टू ट्रीट आवर पेशेंट्स, ठीक है। अब पहले 30 मिनट को आप एफिशिएंटली यूज कैसे कर सकते हो, ठीक है। अगेन ऑलवेज यू हैव टू मेक अ स्ट्रेटजी। तो अब मैं ऑब्स और गायनी को आपको डिफरेंट करके बताऊंगी। ऑब्स में आई मस्ट सजेस्ट, ऑब्स के केस में आप अगर देखो तो आपकी ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री लंबी होती है, एग्जामिनेशन छोटा होता है। किस तरह से छोटा होता है? करना तो आपने जीपी सारा करना होता है, लेकिन हमने सिर्फ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन यानी पीए तक करके हमने वी आर डन, ठीक है। उसमें पेल्विक एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं होती। जो गायनी का केस होता है ना, उसमें एग्जामिनेशन ज्यादा लंबा होता है। लाइक आपने जीपी करना है, आपने पीए प्रॉपर करना है, ठीक है, जिसमें आपने स्टार्टिंग फ्रॉम द इंस्पेक्शन से, पैल्पेशन से, ऑस्कल्टेशन से, परकशन सारे चारों करने के बाद फिर आप अपने पेशेंट का गायनाकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है। फिर उसमें आपने सारा बाय मैनुअल भी करना है, परस्पेकुलम भी करना है, पेशेंट के लिए थॉट में पोजीशन भी बनानी है, सो मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व। तो उसके एग्जामिनेशन के ऊपर टाइम ज्यादा लगता है और इसके जो है वो हिस्ट्री टेकिंग में, ऑब्स में ज्यादा टाइम लगता है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि ऑब्स में अगर आप हिस्ट्री 8 मिनट्स पे कर लो, 12 मिनट्स की हिस्ट्री कर लो और 8 मिनट जो है आप एग्जामिनेशन को कर लो, तो टारगेट करो कि 20 मिनट्स में आपका हिस्ट्री एग्जामिनेशन कंप्लीट हो और 5 मिनट्स का मार्जिन रखो, ठीक है। तो 20 मिनट्स में अगर आप 12 मिनट्स में ऑब्स की हिस्ट्री और 8 मिनट में एग्जामिनेशन अगर कर लो तो 20 मिनट्स में यू विल बी प्रीटी मच कि आपने कवर कर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद रिवर्स कर लो आप गायनी के लिए। आप रिवर्स करोगे 8 मिनट्स फॉर द गायनी हिस्ट्री एंड 12 मिनट्स फॉर द एग्जामिनेशन। ऑब्वियसली आप प्लस माइनस 5 मिनट्स में आपको कह रही हूँ कि मार्जिन जरूर रखो, 25 मिनट्स भी आपको लग सकते हैं, लेकिन जितना आप टाइम्ड करोगे खुद को उतना आपके लिए होगा। टाइम बच जाना ज्यादा बेहतर है रादर देन के यूर शॉर्टेज ऑफ टाइम। और टाइम मैनेजमेंट ही अगर आपके एग्जाम में नहीं हुई तो दिस इज द वन ऑफ द वेरी बैड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर कि इस लड़की की टाइम मैनेजमेंट बहुत पुअर थी। वो बहुत अनाय हो जाती हैं बिकॉज दे देमसेल्व्स सो मच प्रैक्टिस करके सीजन्ड हुए हुए होते हैं। वो घर भी चला रही हैं, वो प्रोफेसरशिप भी चला रही हैं, वो अपना हर चीज़ चला रही हैं, तो कहते हैं यार इस लड़की की इतनी सेंस ही नहीं है कि टाइम कर सके। मैंने बहुत से प्रोफेसर से सुना है कि नहीं उसकी तो टाइमिंग ही बहुत ख़राब थी। तो जब आपका यही सेंटेंस आ गया ना तो इट्स क्रिएट अ वेरी बैड इंप्रेशन। तो आपकी टाइम मैनेजमेंट सबसे सुपीरियर आती है, उसके बाद आपकी आ जाती है प्रेजेंटेशन स्किल्स और उसके बाद फिर आपकी आ जाती है कि आपने जो है वो मैनेजमेंट स्किल्स कैसी थी, ठीक है। तो आपने अपने टाइम को 20 मिनट्स अपने आप को टारगेट करो। अभी जब प्रैक्टिस कर रहे हो हॉस्पिटल्स में, जब भी आप जा रहे हो, ठीक है, 20 मिनट्स अपने आप को दो पेशेंट की मैक्सिमम हिस्ट्री एग्जामिनेशन के ऊपर। ऑब्स में 12 मिनट्स लगाओ हिस्ट्री पे और 8 मिनट एग्जामिनेशन पे, और रिवर्स कर लो 12 मिनट्स इन गायनी हिस्ट्री के ऊपर और 12 मिनट एग्जामिनेशन के ऊपर और 8 मिनट हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। प्रैक्टिस 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 आपने बनानी है ताकि ये आपकी मसल मेमोरी बन जाए, जस्ट लाइक यू आर ड्राइविंग अ कार आफ्टर अ व्हाइल, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट 5 मिनट्स में आपने इन्वेस्टिगेशंस मांगनी है। आपकी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। बेसलाइन में आपकी 6 हैं, ब्लड ग्रुप RH फैक्टर है, आपकी कंप्लीट ब्लड पिक्चर है, उसके बाद यूरिनरी है, रैंडम ब्लड शुगर है, BC प्रोफाइल है। ये 5 आपकी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन होती हैं जो आपने सारे मरीजों में मांगनी है। और स्पेसिफिक फिर स्पेसिफिक टू द केस हो जाती हैं। वो डेफिनेटली आपका जब कोर्स होगा तो उसमें हम डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही जब इन्वेस्टिगेशंस भी आपने एग्जामिनर से मांग ली, आपने कुछ सवाल याद आ गया
गया कि नहीं यार ये तो मैंने मरीज से पूछा ही नहीं, आपने इवन अभी आपके अपने 30 मिनट्स चल रहे हैं, यू कैन गो बैक टू द पेशेंट, आपके अच्छा ये मुझे बता देंगे मैंने आपसे पूछना भूल गई थी, एग्जामिनर देख भी रहा होगा तो इट डजंट मैटर, आपने अपना काम पूरा किया है, ठीक है। अब आपके पास 25 मिनट्स पूरे हो गए, 5 मिनट में आप अपनी समरी लिख लो फटाफट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, किस पेशेंट के इंपॉर्टेंट समराइज के पॉइंट, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस के इंपॉर्टेंट, अभी तक आपके पास यही तीनों चीजें आई हैं, ये आपकी समरी भी तैयार होगी। अब बेल रिंग हो जाएगी और एग्जामिनर कहेगी कि नाउ प्लीज प्रेजेंट योर केस, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी जो एफिशिएंट ये फर्स्ट 30 मिनट्स की मैनेजमेंट है ना, ये अगर आपने बहुत अच्छी कर ली तो दैट इट कैन लीड टू योर सक्सेस अल्टीमेटली इंशाल्लाह, ठीक है। ये एक रफ सा एस्टिमेशन है, नॉट 100%, ठीक है जी। आफ्टर द डिस्कशन विद हमारे सीनियर्स और वो जो हमने प्रेपरेशन किया हुआ है कि बेसिकली आपकी जो पेशेंट इंटरेक्शन और प्रेजेंटेशन स्किल्स होती हैं उसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। अब हिस्ट्री टेकिंग स्किल्स, क्या पेशेंट से कितना कंफर्टेबली, हाउ यू आर टॉकिंग टू द पेशेंट, हाउ द पेशेंट इज फीलिंग कंफर्टेबल विद यू एंड हाउ नाइसली यू आर आस्किंग द सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है। इवन यू आर सीइंग अ पेशेंट इन ओपीडी, हाउ यू आर अप्रोचिंग योर पेशेंट एंड हाउ यू आर टेकिंग द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेशेंट इन अ डिसेंट वे। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन के आपके 10 मार्क्स हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग के यानी पॉजिटिव फाइंडिंग आपने पिक कर ली हिस्ट्री के ऊपर भी, ठीक है। और उसके बाद जो है फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर तो उनके आपके 5 मार्क्स हैं, तो टोटल आपके 30 मार्क्स इधर आ जाते हैं। 70 मार्क्स जो होते हैं वो आपके अब दोनों की 35, एग्जामिनर नंबर 1 के पास 35 मार्क्स हैं और जो एग्जामिनर नंबर 2 है उसके पास भी 35 मार्क्स हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है वो उसके 15 मार्क्स होते हैं आपके गायनी के केस में, यूजुअली ऑब्स्टेटिक्स में until unless provided otherwise आपका डीडी इतनी ज़्यादा नहीं बनती है तो उसमें इतना ज़्यादा कंसिडर भी नहीं किया जाता, लेकिन गायनी के केस में डीडी की जो है वो इम्पोर्टेंस होती है, चाहे एमबी हो, एचएमबी हो, यूवी प्रोलैप्स हो, ठीक है, सब फर्टिलिटी हो, ठीक है, व्हाट एल्स यू आर थिंकिंग व्हाट कैन सेकेंडरी कॉज क्या हो सकती है, एंड उसमें आ जाते हैं। 10 मिनट जो है आपके मैनेजमेंट के होते हैं और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन जो आपने की है प्रॉपर फाइंडिंग्स की और उनकी ट्रीटमेंट जो आपने डिस्कस की है उसके आपके 15 मार्क्स होते हैं। सो दिस इज अ ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर बोथ केसेस की रफ एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, ठीक है जी। अब एक्सपेक्टेशन क्या होते हैं, एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चन कर सकते हैं? देखिए एग्जामिनर्स सीजनड एक्सपीरियंस ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, वो कोई घर से पढ़ के नहीं जाते, आपको मैं अगर सच्ची बात बताऊं कि वो हैं, बिकॉज दे आर सो मच बिजी इन देयर रूटीन अलोंग विद द हॉस्पिटल एंड देयर प्राइवेट प्रैक्टिसेस एंड एज वेल एज द एकेडमिक्स एज वेल। सो वो कोई उनको पता होता है कि ओके फाइन हमने जाना है, बहुत जो enthusiastic होते हैं they do study but most of the time they just randomly go there और फिर according to the situation, but वो इतने focused होते हैं अपनी लाइफ में और trained होते हैं कि जो ही वो देखते हैं कि अच्छा ये केस आया है वो आपको गौर से, लेकिन वो 1 घंटा जो आपके साथ स्पेंड कर रहे होते हैं वो बहुत गौर से कर रहे होते हैं और वो इतने एग्जाम्स ले चुके हुए होते हैं कि उनको पता होता है कि हमने स्पेसिफिक CPSP का प्रोटोकॉल किया और हमने उनसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस क्या क्या पूछने होते हैं। यस, ठीक है ना। देखिए जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना उसमें आपको 60% फ्रॉम द बोथ एग्जामिनर लेने होता है। अच्छा एक और CPSP की जो बात है उसमें ये है कि उनके पास एक जो परफॉर्मा होता है उसमें 3 चीजें होती हैं, एक होता है एक्सीलेंट, एडिक्वेट और इनएडिक्वेट, ठीक है। तो उनका रूल जो है वो ये है कि अगर किसी स्टूडेंट के 3 इनएडिक्वेट हो गए यू आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल, ठीक है। परसेंटेज का तो मुझे टू बी ऑनेस्ट इतना क्लियर पता नहीं है, लेकिन जितना मैंने अपने प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर सुना है जो कि एग्जामिनर्स हैं उनसे मैंने ये सुना हुआ है कि बेसिकली जो परफॉर्मा होता है उसके ऊपर हम मार्किंग करते हैं और उसके बाद हमारे पास एक टेबल होता है जिसमें हमने पेशेंट स्टूडेंट को एडिक्वेट, एक्सीलेंट, एडिक्वेट और इनएडिक्वेट, जो मेजॉरिटी लोग पास होते हैं ना वो एडिक्वेट ही कैटेगरी में रहते हैं, एक्सीलेंट में बहुत कम होते हैं जो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपने वो करना होता है, ऑब्वियसली आपका जो है जितना आपका क्राइटेरिया है 75% एग्जाम रिटर्न का पास होने के, तो इसमें रफली जितना मैंने सुना है वो यही है कि 60% ही आपको चाहिए होते हैं, तो यू विल गेट थ्रू एग्जामिनेशन और निकल जाता है, ठीक है। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट एग्जामिनर के पॉसिबल आपसे क्वेश्चंस क्या करेंगे, आपसे ये पूछेंगे कि अच्छा जो आपने इन्वेस्टिगेशंस जो पहला एग्जामिनर पूछेगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि
इन्वेस्टिगेशंस के बारे में वो पहले आपसे पूछेंगे, अच्छा आपने पेशेंट से हिस्ट्री में ये सवाल क्यों किया, आपने मेथड ये ऐसे क्यों किया, इससे आपको क्या पता चलेगा, आपकी पॉजिटिव फाइंडिंग क्या थी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन आप मुझसे बेसलाइन क्यों पूछ रही हैं, सीबीसी क्यों पूछ रही हैं, सीरम फेरेटिन क्यों पूछ रही हैं, डिसीज क्यों पूछ रही हैं, यूरिनारी के अंदर अच्छा माइक्रोस्कोपी बायोलॉजी आपने पूछा, नाइट्रेट्स की क्या सिग्निफिकेंस है, इससे आपको क्या हेल्प होगा पेशेंट की मैनेजमेंट में। फिर इसीलिए रैंडम ब्लड शुगर है, अगर आप कंफर्म कराना चाह रही हैं दोबारा रिपीट कराएंगी या HbA1c कराएंगी, पेशेंट को कैसे डायग्नोज करोगे, 2 रैंडम की कि एक सिंपल के ऊपर ही डायबिटीज लेबल कर देंगे। सो दीज आर स्मॉल, एक्सक्यूज मी, दीज आर द स्मॉल लिटिल थिंग्स दे आर गोइंग टू आस्क। मैनेजमेंट वाला फिर आपसे पूछेगा सिंपल एक ओपन एडिट कि हाउ यू विल मैनेज दिस पेशेंट, एक्सक्यूज मी। तो ये सारे आपके पॉसिबल आपके जो एग्जामिनर्स होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं। और लाइक फॉर एग्जांपल HMB क्योंकि मैं लेके चल रही हूँ तो इसमें अच्छा फाइब्राइड का फॉर एग्जांपल आपका केस था, फाइब्राइड का इंसिडेंस क्या है, अच्छा आपने सर्जरी कर भी दी तो रिकरेंस क्या है, वेदर पेशेंट की हिस्टेक्टमी करोगी, मायोमेक्टमी करोगी, आप मायोमेक्टमी क्यों करना चाह रही हो, ठीक है। और इसके बाद रिकरेंस रेट कितना है, फर्टिलिटी हो जाने का है, कब पेशेंट को ओवुलेशन इंडक्शन प्लान करोगी अगर आप फाइब्राइड ट्रीटमेंट कर रहे हो सेकेंडरी फॉर द फर्टिलिटी के लिए। तो दीज आर आपके जो थ्योरेटिकल है, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट क्या है फाइब्राइड में, माइरीना का क्या रोल है, एम्बलाइजेशन का क्या रोल है, कोई न्यू इंटरवेंशंस क्या क्या आई हुई हैं। सो दीज आर द पॉसिबल क्वेश्चंस दे कैन आस्क यू फ्रॉम द वाइड रेंज ऑफ द क्वेश्चंस होती है। और हम स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि वो यही क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन द कॉमन टॉपिक्स लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन हो गया, HMB हो गया, UV प्रलैप्स हो गया, दे हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क यू, ठीक है। तो इसमें आपकी कोई इसमें लिमिटेशंस नहीं होगी। सो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे कोर्स फॉर्मेट की क्या डिफरेंट होगा और कैसे होगा। ये तो बाकी CPSP था, आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स थी। तो अब हमारे एंड पे क्या होगा, हमारे एंड पे ये होगा, आई क्लेम दैट अल्हम्दुलिल्लाह एंड आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट इज our exam is going to be we are just making the building stone for the conceptual studies Pakistan, ठीक है जी। Rectification is no more be the part of being a doctor. Doctors are considered all over the world as an angel and we are like that, ठीक है। So हम अपने students को अपने upcoming जितनी भी जनरेशन स्पेशलिस्ट को वी जस्ट वांट टू ब्रिंग देम टू द लेवल कि वो लोग डिफरेंट डॉक्टर्स, डिफरेंट क्लिनिशियंस बन सकें एंड देयर शुड नॉट बी द कॉन्सेप्ट ऑफ रेटिफिकेशन द मेडिसिन एनीमोर। ओके, सो इसमें हम अब आपको जो यहाँ पे हेल्प आउट करेंगे, वी क्रिएट अ ब्रिज बिटवीन योर इंफॉर्मेशन एंड योर क्लिनिक्स या क्लिनिकल स्किल्स कि आप एग्जाम को पास कर सके। वी वुड लाइक टू मेक अ स्ट्रेटजी and we'll assess the individual student on the basis, ठीक है जी। we can divide into you the 2 or 3 groups है आपकी, twice a weekly ऑप्स और गायनी के लाइव सेशंस होंगे via Zoom। आपको केस असाइन कर दिए जाएंगे, जैसे ये एक सैंपल मैंने आपके सामने रखा हुआ है जो कि हमारा प्रीवियस था अक्टूबर का। लाइक फर्स्ट वीक में अगर मैं आपको सारा HMB करवा रही हूँ तो ये सारा HMB ही करवाएंगे, ठीक है। उसमें आपकी 1-to-1 मेंटरशिप होगी, कंप्लीट आपकी वाइवा डिस्कशंस होंगी और उसके बाद आप लाइव प्रेजेंट करेंगे। वी विल टर्न ऑन द वीडियोस एंड वी कैन सी ईच अदर, ठीक है। और उसमें आप लाइव प्रेजेंटेशंस करेंगे। सो दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू हैंडल इंशाल्लाह ताला। और जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगी, क्वेरीज होंगी, आप हमारे ऑफिशियल नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपके जितनी भी क्वेरीज है वो हम उसको कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आपका 1 आवर सेशन होगा, 4 to 5 वीक्स एक्सटेंडेड ये कोर्स है। जो जिस कोर्स की अभी मैं बात कर रही हूँ तो ये हमारा 5 वीक्स का एक्सटेंडेड कोर्स होगा। हम 2 to 3 सेशन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो रखेंगे। आई ट्राई मैक्सिमम कि हर स्टूडेंट को प्रेजेंटेशन का मौका मिल सके, अगर नहीं मिल सकता तो उसमें फिर पेशेंट को होता है। अच्छा जी, लंप इन एब्डोमेन देखें, कोई सा भी मैस हो सकता है अदर देन एडिनेक्सल मैस। और एडिनेक्सल मैस तो एडिनेक्सा का मैस होता है, यानी ओवेरियन स्पेसिफिक मैस है, ठीक है जी। और ओवरऑल लंप इन एब्डोमेन जो है वो फाइब्राइड भी हो सकता है आपका, और एनी अदर मैस हो सकता है, नॉन गायनेकोलॉजिकल भी हो सकता है, ठीक है। सो दैट वाज बेसिकली इसके बारे में आपके क्वेश्चंस थे। सो नाउ द हाउस इज ओपन फॉर द questions. I can take your questions and you're free to ask. Thank you so much for your time, and it was nice talking to you guys. Hope I fulfill the purpose, or hope to hear from you guys soon, inshallah.
If you have any question, you guys can ask me right now. ओके देखो यूवी प्रोलैप्स के एग्जामिनेशन के ऊपर आपका जो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगर आप परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, यू स्टार्टेड फ्रॉम द वल्वर इंस्पेक्शन, देन यू गो फॉर योर स्पेकुलम एग्जामिनेशन. ठीक है, उसके बाद यू परफॉर्म द बायोमैनुअल एग्जामिनेशन एंड यू से थैंक यू. पर रेक्टल एग्जामिनेशन इज नॉट रिकमेंडेड. ठीक है, हम जैसे ओपीडी में करते हैं वैसे ही आपने करना होता है. लेकिन अगेन योर वर्डिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने वल्वल एग्जामिनेशन के ऊपर, इंस्पेक्शन के ऊपर क्या क्या कमेंट करना है, उसकी लुक के ऊपर, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, कोई अल्सर, स्ट्रेच, स्कार, स्ट्राया मार्क्स कुछ भी अवेलेबल वहाँ पे है कि नहीं है. ठीक है जी. फिर अगर आपका पेशेंट अगर आपको हिस्ट्री दे रहा है यूरिन इनकॉन्टिनेंस की, तो आपने बॉनिस करके वो आपने परफॉर्म करके इनकॉन्टिनेंस को भी डेमोन्स्ट्रेट करना है. पर यूजुअली आपने करना ज़रूर होता है, लेकिन आप ये कह देंगे कि बिकॉज इट्स नॉट डेमोन्स्ट्रेबल बिकॉज द पेशेंट हैज़ ब्लड एम्प्टी हर ब्लैडर बिफोर द एग्जामिनेशन. दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गायनी में और ऑप्स के एग्जामिनेशन में आपने पेशेंट को डेफिनेटली कहना है कि आप प्लीज आपने यूरिन किया हुआ है, जस्ट टू रियलाइज एग्जामिनर कि आपने पूछा है. अब फुल ब्लैडर के ऊपर गायनी का एग्जामिनेशन भी करोगे तो गलत होगा, फुल ब्लैडर के ऊपर ऑप्स का भी करोगे तो गलत होगा. ठीक है, यूजुअली ऑप्स में 28 वीक्स प्लस के ऊपर पेशेंट दिए जाते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर के पेशेंट दिए जाते हैं ताकि आप एग्जामिनेशन कर सको. यूजुअली 32-34 वीक के पेशेंट्स होते हैं. ठीक है जी. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका कि अगर फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स है, स्टिल देन वी शुड परफॉर्म द एग्जामिनेशन इन द सिम्स पोजीशन फर्स्ट. देखें, नो, इससे नहीं फर्क पड़ता कि आप सिम्स पहले करते हो या आप जो है वो लिथोटमी पहले करते हो. यू शुड परफॉर्म बोथ ऑफ दीज. ठीक है, ये आपकी और पेशेंट की फिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है. जब ऑब्वियसली आप अपने पेशेंट का प्रोलैप्स अगर फर्स्ट डिग्री है तो आपने परस्पेकुलम डाल दिया हुआ है, तो उसी टाइम आप बायोमैनुअल करने के बाद फिर आप अपनी जरूर रूल आउट करोगे. समटाइम्स क्यों जरूरी है सिम्स करवाना कि फर्स्ट डिग्री यूवी प्रोलैप्स के साथ साथ पेशेंट को समटाइम्स एरेक्टोसील होता है, एंटेरोसील होता है. इट्स नॉट नेसेसरीली कि उसको यूवी प्रोलैप्स ही होगा. यूवी प्रोलैप्स आपका सेंट्रल पार्ट कंपार्टमेंट का डिफेक्ट है ना, इंटीरियर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का डिफेक्ट तो नहीं है. तो आपने एज अ होल पेशेंट को अपॉर्चुनिस्टिक एग्जामिनेशन करना होता है. तो आप सारा करोगे, आप जस्टिफाइड होगे कि सम टाइम पेशेंट क्योंकि मेरी कंप्लेंट करी है बैक की कॉन्स्टिपेशन की, दो के उसको नहीं है. अभी रिसेंटली आई वाज लिसनिंग टू वन ऑफ माय कलीग, तो उनको ये केस आया था, उनका फर्स्ट डिग्री यूवी प्रोलैप्स था बट पेशेंट हैज प्रेजेंटेड विद द कॉन्स्टिपेशन एंड द बैक पेन एंड सब कुछ था, और उसको रेक्टोसील या एंटेरोसील था, और अनफॉर्चुनेटली शी डिडंट डू दैट. ठीक है, तो आपने अपने एग्जामिनेशन के स्टेप सारे पूरे करने हैं, चाहे नेगेटिव ही क्यों ना हो. व्हाई आर यू टेकिंग अ चांस? ठीक है, तो आपने अपने आप को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. डॉक्टर सुमेरा जी जी. जो हम गायनी का एग्जामिनेशन कर रहे थे, हमें अगर पेशेंट की कोई मैस वगैरह की फाइंडिंग नहीं है तब भी हम पैल्पेशन और परकशन सब करेंगे? जी, देखिए हर मैच तो पैल्पेबल नहीं होती ना. अगर आपको तो नहीं पता, आपने तो अपनी तसल्ली तो करनी है. देखें, इट्स जस्ट लाइक अ केस कि आप ओपीडी में आपके पास मरीज आया, आपने कहा कि यार लग तो नहीं रहा मुझे, या मैंने सारे स्टेप्स नहीं फॉलो किए, लेकिन जब हमने सीटी करवाया तो उसका एडवांस निकल आया. सो दिस इज नॉट एथिकली राइट. सो दैट्स व्हाई दे सेड कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपने अपनी परफॉर्मेंस, क्योंकि उसके बाद आपके पास वापस जाने का टाइम नहीं है. और लेकिन एग्जामिनर के पास फाइल पूरी पड़ी हुई है कि उसके ऊपर फाइंडिंग्स क्या है. ठीक है, तो लिहाजा आपके पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है. आपने अपने एग्जामिनेशन का कोई स्टेप मिस नहीं करना है, चाहे आपको पॉजिटिव फाइंडिंग्स मिलती हैं चाहे नेगेटिव मिलती हैं, लेकिन आपने अपनी एंड पे कोई भी चीज मिस नहीं करनी. और मैम जो पेप्सिमेर तो हम करते हैं, एचवीएसपी हम उस वक्त पेशेंट की अगर डिस्चार्ज हो तब करें, या हम हर पेशेंट का डेमोन्स्ट्रेशन के लिए करके दिखाएंगे उनको? यस, करें.
जरूर करें, ठीक है। आपने बोलना जरूर है एंड में कि दो देयर इज नो वेजिनल डिस्चार्ज, आई एम जस्ट परफॉर्मिंग फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस। इवन पैप्समेयर में भी आप बोलें कि ठीक है कि आई एम जस्ट टेकिंग द पैप्समेयर फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस, और उसको प्रॉपर स्लाइड के ऊपर 1 वे देन 2 वे एंड देन स्प्रे करके प्रॉपर रखें। सो इट जस्ट शोइंग योर रिफ्लेक्सेस कि आपको करना आता है। आप अपने एंड पे उनको चांस मत दें कि इसने किया ही नहीं। अब आपको नहीं भी नजर आ रहा ना, तो आप कहें कि हाँ, though there is no vaginal discharge, I'm just taking for the demonstration purpose, तो वो justified होगी, वो इसके बारे में आपसे बात ही नहीं करेंगी कि इसने ले लिया। वो रख के आप अपनी कर लें। लेकिन जब भी आप लोगों ने करना है, जब पेशेंट अपनी लिथाटमी पोजीशन बना रही होगी, अपनी स्लाइड प्रिपेयर करनी है, HVS स्टिक को ओपन करके रखनी है, जेल्ड किडनी ट्रे में डालना है, ये सारे काम आपने करके रखने हैं, ठीक है। ताकि उस टाइम जब आप परफॉर्म कर रहे हों या उस टाइम आपने ग्लव्स पहने होंगे, आप अनस्टरलाइज नहीं कर सकते अपने आप को, आप कुछ चीज़ नहीं कर सकते। और अगर आप एग्जामिनर से कहेंगे तो इट्स गोइंग टू बी क्रिएट अ वेरी बैड इंप्रेशन ऑफ यू, एंड वो कर तो देंगे आपको हेल्प बट शी इज नॉट गोना लाइक दैट कि शी मिस द बेसिक वन, ठीक है। वो कर तो देंगी, तो लिहाजा अगर आप भूल गई हैं तो किंग मैडम आई एम सॉरी बट काइंडली कैन यू हेल्प मी, ठीक है जी। तो obviously they're supposed to help you out, but it's not going to create a good impression, but give a very specific look to you, ठीक है जी। चलें जी, thank you so much. Inshallah Taala, we are going to arrange the 4 more free webinar for you guys. अगर आप में से कोई अपने आप को present करना चाह रहा है उन free webinar में, you guys are more than welcome. ठीक है जी, वो हमारे साथ contact कर सकते हैं। नंबर आपके साथ उमामा ने share कर दिए हुए हैं, तो उसके ऊपर आप अपने आप को रजिस्टर भी करवा सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं if you would like to be the part of the free webinars, and we try our level best to give you provide you the best knowledge as possible, ठीक है जी। Okay, thank you you. for your time. Take care ji, Allah Hafiz. Thank you so much, Dr. Sumaira, for your time. I would like to add few points in your course. Sure, please. Ji Asma. Okay, so this is Asma Amjad from the MedExpert team. I'm here to guide you more about the course. So MedExam Expert is basically offering 2 courses, for the regular course and the Viva course. So first of all, I will tell you about the regular course. This course is starting from 15th of April, and the duration of this course will be 3 months. For this course, our mentor will be Dr. Sumaira Ijaz, that you all are familiar with. In this session, there will be live sessions where you can directly interact with your mentor. There will be course library, mock exam, and the study groups. In the study groups, you can directly interact with your mentor, and the course fee for this course will be 15,000. Now I will tell you about the Viva course. This course is starting from 1st of April, and the duration of this course will be 6 weeks. Again, this course will also be introduced by Dr. Sumaira Ijaz. In this course, there will be 3 live sessions per week, and total there will be 18 lectures, and the course fee will be 14,500. Now the question arises, if you want to register, so what you have to do. You can see the WhatsApp number on the below of the slide. Then you can contact on this number, and then our backend team will answer you, and then you can register for this course. If there is any question, you can ask. Thank you so much for your time. Take care. Allah Hafiz. Okay, thank you Asma for your course introduction, and thank you so much everyone. Inshallah Ta'ala, we'll get back to you, and we will share your registration process with you guys, inshallah. And as well as if you want to join the free webinars, the information will be updated on the Facebook page. Please stay tuned over there so you'll be updated. Thank you, take care, and Allah Hafiz.